So now we are going to start with next part. This is for the search of genetic material. तो जेनेटिक मटेरियल की सर्च अब शुरू हो चुकी है कि जेनेटिक मटेरियल आखिरकार है कौन है। तो मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर फाइनली formulated by the year 1866। तो जो भी मैं आपको नेम बता रहा हूं या ईयर्स बता रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है। तो मेंडल ने अपने लॉज इनहेरिटेंस के कब दिए थे? 1866 के अंदर। मिशर ने न्यूक्लिन यानी कि न्यूक्लिक एसिड कब फाइंड आउट किए थे? 1869 के अंदर। 1902 के अंदर एक साइंटिस्ट थे थियोडर बोवेरी एंड वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी, इन्होंने एक फेमस थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन ईयर 1902। तो यहां तक यह माना जाता था कि क्रोमोसोम्स आर दी जेनेटिक मटेरियल। तो इस चीज को प्रूफ के तौर पे जब कंफर्म किया था, वो किसने कंफर्म किया? थॉमस हंट मॉर्गन ने फाइनली कंक्लूड किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज लोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। बट अब ये प्रॉब्लम आ गई कि क्रोमोसोम्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जो क्रोमोसोम्स है उसके अंदर तो डीएनए भी है और उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं। जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स की बात कर रहे थे हम कल, तो डीएनए एंड प्रोटीन्स दो चीजें हैं। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज कर गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? तो सबसे पहले यही बिलीव किया जा रहा था दैट प्रोटीन्स आर दी जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन्स आर दी जेनेटिक मटेरियल, बट लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड रॉन्ग। आगे जाके ये चीज रॉन्ग प्रूव हुई। फाइनली ये पता चला कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज द genetic material in most of organisms, while कुछ organisms के अंदर, जैसे प्लांट के कुछ वायरसेस हैं, प्लांट वायरसेस या फिर रेट्रोवायरसेस हैं या फिर राइबोवायरसेस हैं, इन सभी के अंदर डीएनए नहीं होता। इन सभी के अंदर डीएनए नहीं होता। इट मींस इन सब्सटेंसेस के अंदर आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? तो ये कंक्लूजन कि डीएनए या आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये हमें कैसे पता चला? अब इसके लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ प्रूफ्स हैं हमारे पास। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। वन इज द इनडायरेक्ट एविडेंसेस एंड अनदर आर द डायरेक्ट एविडेंसेस। तो कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस हैं that DNA is the genetic material or the hereditary material. Clear?
सो यहां पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट एविडेंसेस दैट DNA is genetic or hereditary material। तो इस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट एविडेंस नंबर 1 क्या है कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है, उसकी मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल करता है, उसकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है और उसके अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। इट मींस डीएनए हर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। सो डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये फर्स्ट हमारा इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया कि हर सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस है और हर न्यूक्लियस के अंदर अगर डीएनए है तो डीएनए क्या कर रहा है, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसकी रिएक्शंस को, उसके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को, उसके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, ये हो गया हमारा नंबर 1 एविडेंस दोनों पॉइंट से। नेक्स्ट इज डीएनए हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ये हमने सेल डिवीजन में पढ़ा है that DNA can replicate during S phase or synthetic phase. It means DNA replicate कर सकता है, कॉपी कर सकता है। और जब डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है डीएनए की। तो यहां से हमारा सेकंड एविडेंस आ गया कि डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट कर सकता है, डीएनए अपनी कॉपीज बना सकता है, डीएनए अपनी एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। DNA controls the cell structure as well as the function। ये हमें पता है, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस controls the activity of mitochondria, ER, Golgi apparatus, etc. All the organelles are under the control of nucleus। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। It means all the organelles are under the control of DNA। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इनडायरेक्ट एविडेंस बन गया यहां से। DNA can express itself or can repress itself। ये अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जब चाहे ये अपनी एक्सप्रेशन कर सकता है और अगर अपनी एक्सप्रेशन को ये रोकना चाहता है तो ये रोक भी सकता है। तो यहां से क्या बन गया हमारा फोर्थ इनडायरेक्ट एविडेंस। डीएनए इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग वेरिएशंस। वेरिएशंस कर सकता है। जब डीएनए की कॉपिंग होती है तो डीएनए के अंदर क्या आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, डीएनए कॉपिंग एरर्स। तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, म्यूटेशंस या वेरिएशंस। तो म्यूटेशंस एंड वेरिएशंस दोनों तरह की चीजें आती हैं, दैट लीड्स टू एवोल्यूशन। सो डीएनए क्या कर रहा है, एवोल्यूशन में रोल प्ले कर रहा है। तो यहां से ये हमारा क्या बन गया, फिफ्थ प्रूफ, फिफ्थ एविडेंस। डीएनए हैव अ सिस्टम ऑफ रिपेयर। तो जब डीएनए कॉपी करता है वो अपनी कॉपीज को रिपेयर भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिनके द्वारा वो अपनी रिपेयरिंग कर सकता है। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ एविडेंस। तो इन पॉइंट से हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल है। तो ये तो थे इनडायरेक्ट एविडेंसेस। अब हम डायरेक्ट एविडेंसेस की बात करते हैं। डायरेक्ट एविडेंसेस, direct evidences for DNA as genetic material और hereditary material। hereditary का मतलब क्या होता है, passing of characters
फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन experiment, also known as transforming principle, also known as Griffith experiment, also known as Griffith effect। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो चारों में से एक एक्सपेरिमेंट पक्का आएगा एग्जाम्स में, क्लियर। तो ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया के ऊपर किया। यहां इसको क्या बोल देते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी क्या कॉज करता है, इट कॉजेज निमोनिया, कॉजेज निमोनिया, निमोनिया की बीमारी कॉज करता है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया, इट इज अ बैक्टीरिया। इसके अंदर 2 तरह के स्ट्रेन्स बनते हैं, 2 तरह की कॉलोनीज बनती हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की। एक कॉलोनी क्या होती है, वीरुलेंट और स्मूथ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरियाज, वीरुलेंट और स्मूथ कॉलोनी। इस स्ट्रेन को क्या बोल देते हैं, एस स्ट्रेन, एस मींस स्मूथ स्ट्रेन। और एक होती है नॉन वीरुलेंट या फिर रफ colony of bacteria, also known as R strain। R means rough strain। जो virulent है, virulent का मतलब वो निमोनिया कॉज करते हैं, causes pneumonia। while जो नॉन virulent है, that does not causes pneumonia, तो वो निमोनिया की बीमारी नहीं कॉज करता, डज नॉट कॉजेस निमोनिया। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो स्मूथ कॉलोनी है, स्मूथ कॉलोनी दैट कंटेन्स म्यूसिलेज, उसके अंदर म्यूसिलेज होता है प्रेजेंट, दैट इज स्मूथ कॉलोनी, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, रेगुलर कॉलोनी। अब जो म्यूसिलेज है वो क्या करता है, एक टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है या टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज शाइनी। तो बिल्कुल स्मूथ कॉलोनी होती है वो, और ऊपर से क्या करती है, शाइन करती है, क्लियर। ये टॉक्सिक मटेरियल क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। इज इट क्लियर। जो आर स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन है, उसके अंदर म्यूसिलेज नहीं, तो इसके अंदर नो म्यूसिलेज, नो म्यूसिलेज, म्यूसिलेज एब्सेंट होता है, ड्यू टू विच इट फॉर्म्स रफ कॉलोनीज, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, इररेगुलर कॉलोनी।
तो म्यूसिलेज ना होने के कारण कोई भी टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं बन रही, जिस कारण इसकी जो कोट है वो इरेगुलर शेप्ड होती है। क्लियर? तो यहां से काफी सारे वीरुलेंट के स्ट्रेन्स बनते हैं। कौन कौन से स्ट्रेन्स बनते हैं वीरुलेंट के? S1, S2, S3 इसेट्रा। इसी प्रकार से नॉन वीरुलेंट के भी काफी सारे स्ट्रेन्स होते हैं, लाइक R1, R2, R3 एंड सो ऑन। तो ग्रिफिथ ने दो स्ट्रेन्स चूज किए थे, एक S3 स्ट्रेन एंड एक R2 स्ट्रेन। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज क्या किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ chose S3 strain of virulent colony and R2 strain of non-virulent colony. Is it clear? तो अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। किस प्रकार से स्टार्ट किया? सबसे पहले उन्होंने वीरुलेंट या एस टाइप के सेल्स लिए, वीरुलेंट या फिर S3 के सेल्स लिए और उनको इंजेक्ट कर दिया। किसके अंदर? माइस के अंदर, चूहे के अंदर। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वीरुलेंट क्या होता है? न्यूमोनिया कॉज करता है। यानी कि अगर वीरुलेंट कॉलोनी हम इंसर्ट कर रहे हैं, वीरुलेंट यानी कि S3 सेल्स अगर हम चूहे के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चूहे को क्या हो जाएगा? निमोनिया। अगर निमोनिया हो गया तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी? उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हुआ उनके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर। फिर उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? जो नॉन वीरुलेंट या फिर R2 टाइप के जो सेल्स थे उनको इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। तो डेफिनेटली जो R2 स्ट्रेन है, जो रफ स्ट्रेन होता है, वो निमोनिया कॉज नहीं करता। तो डेफिनेटली अब क्या होगा कि माइस को निमोनिया नहीं होगा, नो निमोनिया, एंड अल्टीमेटली नो डेथ ऑफ माइस वाज सीन। क्लियर? तो ये तो प्रिडिक्टेबल था, ये बिल्कुल काम उसको प्रिडिक्टेबल था फ्रेडरिक ग्रिफिथ को। उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया? हीट किल्ड विरुलेंट या S3 सेल्स ले लिए। हीट किल्ड का मतलब क्या है? उनको बहुत ज्यादा हीट किया। कितने टेम्परेचर पे हीट किया? 82 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट किया। अब कोई भी चीज है जब हीट करते हैं तो वो डेड हो जाती है, तो S3 के सेल्स क्या हो गए? डेड हो गए। जब इनको इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो डेफिनेटली S3 के सेल्स डेड हो चुके थे, तो इसलिए उन्होंने कोई निमोनिया कॉज नहीं किया। तो फाइनली कोई डेथ नहीं हुई माइस की। तो चलो ये भी प्रेडिक्टेबल है कि अगर किसी चीज को हम हीट करके इंसर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली डेथ नहीं होगी। क्लियर? अब उन्होंने किया फोर्थ एक्सपेरिमेंट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया? हीट किल्ड विरुलेंट S3 टाइप के सेल्स को मिक्स कर लिया नॉन विरुलेंट R2 टाइप के सेल्स के साथ। तो यहां पे हीट किल्ड
वीरुलेंट या फिर S3 टाइप के सेल्स को मिक्स कर लिया नॉन वीरुलेंट R2 टाइप सेल्स के साथ। इन दोनों का मिक्सचर बना के उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया एक माइस के अंदर, इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो अब क्या होगा, देखिए जब हीट किल्ड वीरुलेंट S3 टाइप के सेल्स डालते हैं तो तब डेथ नहीं होती, जब नॉन वीरुलेंट R2 टाइप के सेल्स डालते हैं तब भी डेथ नहीं होती। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ सोच रहे थे कि डेथ नहीं होगी, लेकिन निमोनिया हो गया एंड फाइनली द माइस डाइड, तो डेथ होगी। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि माइस की डेथ क्यों हुई, किस कारण हुई। तो यहां से उन्होंने अटॉप्सी करके देखी, इस मरे हुए चूहे की अटॉप्सी करके देखी, पोस्टमार्टम करके देखा, अटॉप्सी पोस्टमार्टम करके देखा। पोस्टमार्टम करने पे उन्हें क्या मिला, जब अटॉप्सी की तो उस चूहे के अंदर से R2 के लिविंग सेल्स तो मिलने ही मिलने थे, R2 लिविंग सेल्स तो मिलने थे। क्यों, कारण क्या था, क्योंकि R2 सेल्स उन्होंने इंजेक्ट किए थे, लेकिन साथ में उनके S3 सेल्स भी मिले, S3 सेल्स भी लिविंग मिले। अब क्वेश्चन है कि S3 लिविंग सेल्स क्यों मिले। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या एक्सप्लेन किया कि नॉन वीरुलेंट R2 टाइप के सेल्स के अंदर कोई ऐसी चीज थी जिन्होंने हीट किल्ड वीरुलेंट S3 टाइप सेल्स के साथ इंटरेक्ट किया। तो हीट किल्ड वीरुलेंट S3 टाइप के सेल्स ने नॉन वीरुलेंट R2 टाइप के सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो यहां पे हम आंसर बता रहे हैं कि क्यों हुआ, हीट किल्ड S3 टाइप सेल्स के अंदर कोई मटेरियल है या कोई सब्सटेंस है जो क्या कर रही है, जो लिविंग R2 सेल्स थे उनको कन्वर्ट कर रही है किसके अंदर, लिविंग S3 सेल्स के अंदर। It means living R2 cells are being transformed into living S3 cells। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या पड़ गया, इस एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्योंकि एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, ग्रिफिथ ने, तो इसको क्या बोल देते हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो हीट किल्ड लिविंग हीट किल्ड S3 के सेल्स थे वो कन्वर्ट कर दिए लिविंग R2 ने, किसके अंदर, लिविंग S3 के अंदर। क्यों, क्योंकि हीट किल्ड के अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस थी। अब वो क्या सब्सटेंस थी यहाँ पे फिर इन्होंने बताया नहीं, हो सकता है वो क्या प्रोटीन्स हो सकता है कि वो DNA हो। तो यहां से हमें प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला कि प्रोटीन्स थे या DNA था। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट देयर इज समथिंग विच ट्रांसफॉर्म्स द अनदर थिंग। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट कर रहे हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, बायोकेमिकल characterization of transforming principle or identification of
transforming genetic substance also termed as Avery McLeod-McCarthy experiment. Avery McLeod-McCarthy experiment. क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था, एवरी मैकलोड-मैककार्टी ने। तो यहां पे मैं डेट बता रहा हूं, 1944 के अंदर 1944 के अंदर 3 साइंटिस्ट, ओसवाल्ड, एवेरी, कोलिन मैकलियोड and McLean-McCarthy ने फाइनली कंक्लूड किया कि वो सब्सटेंस क्या है, डीएनए है। तो इन्होंने 1933 के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था और 1944 के अंदर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके रिजल्ट दिए। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था वही एक्सपेरिमेंट दोबारा से किया, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, बट कैसे किया, इन विट्रो। इन विट्रो मतलब लैब के अंदर। इन्होंने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, इन्होंने लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किया इन विट्रो। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने वही सेल्स लिए, S3 सेल्स एंड R2 सेल्स। तो R2 सेल्स क्या होते हैं, नॉन वीरुलेंट, वाइल S3 सेल्स क्या होते हैं, वीरुलेंट। तो वही सेल्स लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, S3 सेल्स का डीएनए अलग कर लिया, आरएनए अलग कर लिया एंड प्रोटीन्स अलग कर ली बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इनके पास 3 चीजें आ गई, एक आ गया S3 डीएनए, S3 का डीएनए, एक आ गया इनके पास S3 का आरएनए और एक आ गया S3 की प्रोटीन्स। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली। सबसे पहले तो तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर इन्होंने R2 सेल्स लिए, R2 के लिविंग सेल्स लिए। R2 फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, बीच में जो S3 का डीएनए था वो डाल दिया, S3 डीएनए। सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या डाला, S3 का आरएनए। थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या डाला, S3 की प्रोटीन्स। तो यहां से इन्होंने जब टेस्ट किया तो टेस्ट ट्यूब के अंदर R2 के सेल्स भी थे और S3 के सेल्स भी थे। इट मींस R2 के सेल्स कन्वर्ट होने शुरू हो गए S3 के अंदर। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, ओनली R2 सेल्स स्टार्टिंग में थे और R2 सेल्स एंडिंग में थे। इस टेस्ट ट्यूब में भी कोई चेंज नहीं हुआ, R2 के सेल्स स्टार्टिंग में थे और R2 के सेल्स एंडिंग में थे। तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज एट ऑल। सो इट मींस यहां से क्या प्रूव होता है कि R2 सेल्स से S3 सेल्स कौन बनवा रहा है, S3 का डीएनए। इट मींस डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, डीएनए इज द जेनेटिक
मटेरियल। क्लियर, ये आ गई फर्स्ट कंक्लूजन। फिर इन्होंने क्या किया, दोबारा से 3 टेस्ट ट्यूब्स ली। फिर से उन टेस्ट ट्यूब्स में इन्होंने R2 के सेल्स लिए। तीनों टेस्ट ट्यूब में R2 के सेल्स लिए। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, S3DNA प्लस डीएनएज एंजाइम। सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, S3DNA प्लस RNase एंजाइम। और थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, S3DNA प्लस प्रोटियोसिस। अब डीएनएज क्या होता है, डीएनएज इज डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी कि जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है वो एंजाइम होता है डीएनएज। आरएनएज क्या होता है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। और प्रोटियोसिस क्या होते हैं, यहां प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर ओनली R2 के सेल्स थे, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी, यानी कि देयर वाज नो चेंज एट ऑल। जो सेकंड टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर R2 सेल्स ने S3 सेल्स बना दिए, और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर भी R2 सेल्स ने S3 के सेल्स बना दिए। इट मींस ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर चेंज आया। अब ये क्यों हुआ, यानी कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी ये वाली, इसके अंदर S3 जो डीएनए था उसको डीएनए एंजाइम ने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट कर दिया यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए तो गया ही नहीं S3 का, तो फाइनली देयर वाज नो चेंज। बट आरएनएस एंजाइम ने डीएनए को डाइजेस्ट नहीं किया, प्रोटियोसिस ने डीएनए को डाइजेस्ट नहीं किया। इट मींस यहाँ पे R2 के सेल्स कन्वर्ट होना शुरू हो गए S3 के अंदर। क्लियर, तो यहां से सेकंड कंक्लूजन निकल के बाहर आई दैट डीएनएस एंजाइम digests DNA, but RNase and proteoses have no impact on DNA. Is it clear? तो यहां से हमें कंफर्म हो गया that DNA is the genetic material and DNA is not digested by RNase or proteases. Rather, DNA is digested by DNase enzyme. तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था एवरी, मैक्लोड एंड मैकार्टी ने, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा साइंटिस्ट के ऊपर, तो साइंटिस्ट ज्यादा कन्विंस नहीं हुए इस तरह के एक्सपेरिमेंट से। इज इट क्लियर? तो इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे जो मार्था एंड चेज ने किया था, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो थोड़ा सा डिटेल्ड है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।